नमस्कार दोस्तों, आज हम क्राइम पेट्रोल के लिए शख्सियत नामक एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड के वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड की संवेदनाओं को लेकर काम किया है या उत्तराखंड में साहित्य में, संस्कृति में, खेल में एक अपना मुकाम पैदा किया है, ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। और मेरे साथ एक जाना माना नाम केसर सिंह बिष्ट है। आज केसर सिंह बिष्ट भले ही टिहरी के एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बाद बम्बई में पत्रकारिता करते हुए और पहाड़ी जन समुदाय जो उत्तराखंडी लोग वहाँ रह रहे हैं उनको एकजुट करने में, उनकी सांस्कृतिक, खेल और वैचारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान है। और पिछले 13 साल से कौथिक नाम का एक सांस्कृतिक संगम मुंबई में हो रहा है जिसमें तमाम महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तराखंडी और उसके बाद उत्तराखंड के भी और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में रहने वाले लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज हम केसर सिंह बिष्ट से बात करेंगे जिनकी शिक्षा दीक्षा गांव में हुई है, लेकिन आगे की पढ़ाई और 30 साल पत्रकारिता मुंबई में रह के की है। केसर भाई, पत्रकारिता आपने शुरू करी तब और आज में क्या अंतर था? भाई जी, सादा प्रणाम। पहले आपने जो है मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया, मौका दिया और शख्सियतों में गिना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सम्मान के लिए। और आप इस सीरीज़ की शुरुआत मुझसे करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मुझे मेरी ओर से क्राइम पेट्रोल को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब आप पत्रकारिता की चर्चा आप शुरू कर रहे हैं। सर, पिछले 30 साल के दरमियान पत्रकारिता में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ, इतना कुछ बदल गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जिस उम्मीद के साथ, जिस जज्बे के साथ हम पत्रकारिता में आए थे, वो आज लगभग शून्य हो चुका है। क्योंकि पत्रकारिता मूलतः ये था कि जज्बा था कि समाज के लिए लड़ेंगे और एक सशक्त मंच था। हमें लगता था कि उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हम जो है किसी के लड़ सकते हैं। तो हमारे भीतर जो ऊर्जा थी, जो एक पीड़ा थी कि यार अगल बगल जो हम देखते थे कि चलो इनके साथ न्याय कैसे होगा, तो हमने कहा सबसे सशक्त हथियार है, इसे उठाया जाए। पर दुर्भाग्य से वो हथियार अब बहुत बोथरा हो गया है और पत्रकारिता में हम जैसे लोगों के लिए बहुत कम जगह बची है। तो इस पूरे 30 साल के दरमियान पत्रकारिता यूँ कह सकती है 180 डिग्री घूम गई है। जी, आपने संडे ऑब्जर्वर जैसे पत्रकार से शुरू किया और आज नवभारत टाइम्स के समाचार संपादक हैं बम्बई के, तो नवभारत में और बाकी अखबारों में काम करने में क्या अंतर आपको लगा? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, हमने जब जर्नलिज्म शुरू करी थी 92-93 के आसपास जब हम आए थे और संडे ऑब्जर्वर में हम अंशकालिक संवाददाता के रूप में रहे, बहुत सारी रिपोर्टिंग करी, अच्छी रिपोर्टिंग करी, बढ़िया रिपोर्टिंग करी, वो स्पेस भी था। लेकिन वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला बहुत कह सकते कि ऊपर नीचे होता रहा। कहीं अच्छा लगा, कहीं नहीं लगा। मैंने कई अखबारों में काम किया और उसके बाद जो मूल पड़ाव कह सकते हैं पत्रकारिता का, वो था हमारा महानगर एक अखबार था। जब शिवसेना अपने चरम पर थी, बाल ठाकरे जी का जो है तूती बोलती थी, उस वक्त जो है निखिल वागले उसके संपादक हुआ करते थे। मराठी में अखबार था। उस दौर में जो है पत्रकारिता का जज्बा अपने पूरे उफान पर था। और तब जो एक दौर ऐसा भी था कि हमने सड़क पर अखबार भी बेचे जब शिवसेना ने बैन कर दिया। तो उस समय लगता था कि हाँ, हम पत्रकारिता कर रहे हैं। और उसके बाद वो हिंदी अखबार हमने शुरू किया, हमने लॉन्च किया, उसका जो हिंदी एडिशन था। फिर मैंने उस 2 चक्र में उस अखबार में रहा। एक पहले जब शुरुआत हुआ और उसके बाद फिर दोबारा मैं जब बाहर गया, उसके बाद फिर लौट के आया मैं, तो फिर समाचार संपादक रूप में फिर जुड़ा। तो लेकिन उसके बाद फिर जो अखबार रहे, जिन अखबारों से मैं जुड़ा लगातार, अब मैं नवभारत टाइम्स नहीं, नवभारत में हूँ, जो मध्य प्रदेश का मूल अखबार है। उसके बॉम्बे एडिशन में हमने शुरू किया। मैंने 2 अक्टूबर 1997 को वो अखबार ज्वाइन किया। लेकिन उस अखबार में जो मुझे लगता है कि अखबार बेशक बॉम्बे पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन एक जो आंचलिक स्वरूप अखबारों का, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। और वो मुझे लग रहा है कि विचार के स्तर पर भी उनका कैनवस बड़ा नहीं होता है। बेशक उनका अपना प्रकाशन का कैनवस बड़ा हो जाए, लेकिन थॉट प्रोसेस मुझे लगता है बहुत कमजोरी होता है। तो अंत में ये हुआ कि मैं उस अखबार में जो तमाम चीज़ें थी कि प्रोविडेंट फंड के मामले थे, कई ऐसे मामले थे जो धीरे धीरे उठे। और उसके बाद मैंने ही पहल करके यूनियन का गठन किया। और मेरे लिए यूँ कह सकते कि 22 साल की लगभग मेरी नौकरी रही नवभारत में। और अंत में पूरे 22 साल में जो है उस यूनियन के रूप में अपने साथियों के साथ संघर्ष ही करता रहा। तो ये पत्रकारिता का दौर रहा कि वो जो हमने शुरू करी थी, जिस जज्बे के साथ शुरू की थी पत्रकारिता, वो यहाँ आकर टिक गई कि 22 साल मालिकों से लड़ने झगड़ने में लग गए। अच्छा केशर भाई, आपने उत्तराखंड आंदोलन जब अपने चरम पर था
तो उस दौरान आपने प्रवासी उत्तराखंडियों को इकट्ठा करने में और आंदोलन की जो अलख है वो उत्तराखंड से बाहर भी जगाए रखने में महत्वपूर्ण काम किया। तो उस दौर में आपने क्या क्या काम किए, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी जी, देखिए मैं जब पत्रकारिता में आया था तो मेरा अपना पत्रकारिता का संघर्ष था ही 1992-93 के आसपास। जब ये उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ उस समय मेरी उम्र बहुत मुश्किल से 22-23 साल रही होगी। तो मैं जो आंदोलन में मेरी बड़ी भूमिका नहीं रही उस समय। मैंने खाली ऑब्जर्व किया कि समाज की गतिविधियां क्या हैं और हम इसमें कहाँ सहभागिता कर सकते हैं। तो मैं तो नया था, लोग मुझे पत्रकार के रूप में बुलाते थे। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो धरने होते, प्रदर्शन होते थे, उसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो उस समय मेरी भागीदारी एक पत्रकार के नाते थी। वो यूँ कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड आंदोलन से लेकर राज्य स्थापना तक वो 10 साल मेरे अध्ययन के थे कि मेरे समाज में जो है मूवमेंट क्या है, समाज की मूवमेंट क्या है, वो समाज किस दिशा में जा रहा है, उसकी बॉम्बे जैसी जगह पे उनकी उपस्थिति कितनी सशक्त है, नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने 10 साल एक पत्रकार के रूप में अपने समाज को पहले समझा। मेरी सक्रियता धरातल पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो लेकिन जब राज्य बना तो मुझे लगा कि अब राज्य तो बन गया, तो हमें भी उम्मीद थी कि राज्य में अब कुछ चमत्कार हो जाएगा। और जिस पहचान के लिए हम लोग जूझते रहे हैं, क्योंकि लोग हमें नेपाली कहते थे, कोई कहता था भैया, इस टोन में बोलते थे। तो हमें महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल टिपिकल हमें तो लोग नेपाली कहते थे। हमारी किराना की दुकान थी जो पिताजी ने खोल रखी थी, तो लोग अक्सर मेरे मोहल्ले वाले कहते थे कि अरे वो नेपाली की दुकान में चले जा भाई, ठीक है। तो और फिर कुछ लोग समझते थे कि भैया है, उत्तराखंड वाला मामला कहीं था ही नहीं कहीं। तो मुझे अंदर अंदर एक पत्रकार के नाते थोड़ी संवेदना गहरी रहती है। हम स्टडी भी करते हैं बहुत सारे समाज को, तो हमें लगते हैं गुजराती भी हैं, बंगाली हैं, तमाम समाज के लोग, इनको उन्हीं नाम से जाना जाता है। अग्रवाल अगर आप कह दो तो लोग समझ जाते हैं किस समाज का है। गुप्ता अगर कह दो तो लोग समझ जाते हैं किस समाज का है, ठीक है। भट्टाचार्य कह दो तो लोग तत्काल बोलेंगे बंगाली है। लेकिन अगर मैं कह दूँ मैं बिष्ट हूँ, मैं नेगी हूँ, मैं उनियाल हूँ, मैं थपलियाल हूँ, लोग कहते हैं ये क्या होता है। तो देन आई हैव टू डिफाइन माई सेल्फ। फिर मुझे डिफाइन करना है, भाई साहब मैं उत्तराखंड से हूँ, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। फिर देहरादून से शुरू होता है, देहरादून की बासमती भी आ जाती है उसमें सारे आ जाते, तब जाके पता चलता है आपके गली मोहल्ले को। कोई हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। कुछ नहीं हुआ तो बोल दिया भाई बद्रीनाथ केदारनाथ के लोग हैं, तो थोड़ा सम्मान मिल जाए। ये जो संकट था पहचान का, तो लगा कि राज्य बनने के बाद प्रवासी इस संकट से दूर हो जाएंगे, पर मुझे लगा कि शायद ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैंने कहा कि चलो मेरी क्या भूमिका होगी, मैं पत्रकार हूँ, तो चलो राज्य बनने के बाद ऊर्जा है और राज्य आंदोलन में प्रवासियों ने बहुत सशक्त भूमिका निभाई है, तो अब चलो इसको आवाज़ देते हैं थोड़ी, इस आंदोलन को जो चला था और अब जो राज्य में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, अब इसको एक संवाद का और सशक्त जरिया बना जाए। तो मैंने जो है तब डांडी कांटी मैगजीन शुरू करी थी। और वो डांडी कांटी मैगजीन भी एक वो प्रेरित थी, अर्जुन सिंह गोसाई जी बॉम्बे में एक बहुत बड़ा नाम थे, है ना, शिक्षक थे और आंदोलनकारी थे और बहुत कुछ उनका बहुत बड़ा कैनवास था। तो हमने कहा कि वो फिर बाद में कैंसर से पीड़ित हो गए, फिर वो उनका काफिला रुक गया। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने कहा कि इसी को आगे बढ़ाते हैं। और हिलांस के बाद हमने डांडी कांटी, मैंने कहा डांडी कांटी शुरू करते हैं। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि डांडी कांटी जो मैगजीन होती है, जो नाम मैंने सुना था डांडी कांटी पहाड़ियाँ होती हैं, तो मैं तो इतना अनजान था कि मुझे ये नहीं पता था कि डांडी कांटी गढ़वाली में कहते हैं, कुमाऊनी में कुछ और कहते हैं। मैंने समझा कि उत्तराखंड में तो सभी डांडी कांटी कहते होंगे। फिर बाद में साहित्यकारों ने मुझे बताया कि भाई इसको डान कांट कहते हैं, ठीक है। ये हमने उस मैगजीन के मार्फत मैंने अपने कल्चर को सीखा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। वो मैगजीन साहित्यिक जगत में अच्छी रिकॉग्नाइज हुई। और लेकिन दुर्भाग्य से जैसा होता ही है, जब आप बहुत नैतिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो आप चूँकि बहुत जगह सरेंडर नहीं करते तो पैसा आपको मिलता नहीं, और अंत में लघु पत्रिकाओं का जो अंजाम होता है वही डांडी कांटी का हुआ और बंद हो गई। लेकिन वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं। मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, मेरी भूमिका कहीं और बेहतर हो सकती है इसके बावजूद भी। तो मैंने कहा कि एक ऐसा अखबार इस शहर में होना चाहिए, बॉम्बे जैसे शहर में, जो अखबार स्टॉल पे नज़र आए। खाली उसके ऐसे नहीं सब्सक्रिप्शन लिया आपने और उसको घर पहुंचा दिया, वो स्टॉल पे दिखना चाहिए मेरे पहाड़ी को, कहीं चेंबूर में दिखे, कांदिवली में दिखे, कुलाबा में दिखे। तो हमने वो किया, उठाया बीड़ा, और उस अखबार की लोकप्रियता ज़बरदस्त थी। मतलब अगर अखबार एक दिन लेट हो गया तो आपको कांदिवली से फ़ोन आ जाएगा कि भाई साहब वो अखबार आया नहीं जन्मभूमि उत्तरांचल का, जिसमें बागेश्वर की खबरें होती थी, चमोली की खबरें होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से वो तो और बड़ा काम था, तो पैसा तो उसके लिए भी चाहिए था, वो जुटा नहीं पाया। तो अंत में 2-4 साल वो अखबार भी बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कौथिक का सिलसिला फिर वो चलता रहा। फिर मैं सक्रिय। एक चीज़ बताइए कि आपने 2008 में कौथिक शुरू किया, और ये आयोजन तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं, चाहे वो गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो,
वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और 2 दिन से आपने वो कार्यक्रम शुरू किया और उसको उस यात्रा को 10 दिन तक ले गए, तो उसके अनुभव कैसे हैं और कैसे प्रेरणा मिली कि ये शुरू किया जाए? देखिए, मैं सबको कहता हूँ, क्या होता है जब कोई कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, उसका कैनवास बड़ा हो जाता है ना, तो फिर कई बार कई जगह से उसमें क्रेडिट की होड़ लग जाती है कि भाई किसने किया, कौन क्योंकि मैं आज मैं उसका मुखर चेहरा हूँ, है ना, मैं और मेरे साथी। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसने किया, उसने किया, तमाम तरह की चीज़, कई संगठन दावा करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने किया, हमारा थॉट था वगैरह वगैरह। ये क्रेडिट का मसला ही नहीं है। बेसिकली ये केशर सिंह बिष्ट आज इसको अपने साथियों के साथ संचालित कर रहा हो, 2008 में हमने शुरू किया, लेकिन बेसिक थॉट जो है समाज का है। ये समाज का थॉट जो है पिछले 25 सालों से चला रहा था कि एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हमारी संस्कृति निखर कर आए, उभर कर आए, और लोग हमारी संस्कृति को इस शहर में भी जाने और पहचाने, मुंबई शहर में। तो ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। लेकिन संगठन, मैं जब गया पत्रकारिता में रहा और मैंने पूरे इस दौर में देखा, तो संगठन चर्चा तो सब करते थे कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मुझे अंदाज़ा है कि 25 साल का जो एक थिंक प्रोसेस रहा वो पूरा समाज का, और जो मैंने समझा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये चाहते तो सब हैं, सारे संगठन, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन धरातल पर उतरने के लिए आगे कोई बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो आज जब जो है ये जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, तो आज बेशक लोग कहते हैं कि अरे 25 साल पहले मैंने सोचा था, 20 साल पहले मैंने सोचा था, 10 साल पहले मैंने सोचा था, लेकिन आपने सोचा था, हमने आपकी सोच को आगे बढ़ाया, धरातल पर ले गए। तो क्रेडिट तो मूल रूप से समाज को जाएगा जो सोच रहा था, भले बेशक पटल पे न ला पाया हो, लेकिन क्रेडिट गोष्ठ की थिंक प्रोसेस, थिंक टैंक के रूप में वही उसकी जो है बुनियाद रही है। तो मैंने जब महसूस किया यार ज़रूरी है, अगर अब समाज की पहचान बनानी तो ऐसा फलक चाहिए, बड़ा फलक चाहिए। और गीत संगीत सबसे बड़ी विधा है जो हर व्यक्ति को आपस में जोड़ती है, चाहे कोई मुखर हो ना हो गीत संगीत के मामले में। लेकिन अगर आपने कोई धुन छेड़ दी तो कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, संपन्न हो या जिस बौद्धिक विधा का हो, वो अपनी गाएगा नहीं आपके साथ, लेकिन अपने पैर और अपनी उंगलियां जरूर, है ना, थिरकेगा। ठीक है, तो वो जज्बा सबके अंदर था। हमने कहा उसके मार्फत लोगों को जोड़ा जाए। अब उसकी मैं मूल धारणा बता, हमने उसमें क्या जोड़ा। हमने ये जोड़ा कि समाज को चाहिए रिकॉग्निशन, समाज को चाहिए एक सशक्त मंच जहाँ वो खड़े होकर मुखर होकर अपनी बात कह सके। तो हमने ये कहा कि भाई देखो, केशर सिंह बिष्ट को तो कोई नहीं जानता, ठीक है, हम इसको पटल पे रखना है। हम ऐसे लोगों को इस शहर में ढूंढें जिनकी अपनी पहचान है, तो उनकी पहचान से वो जो जब सिलसिला आगे चलेगा, लोग पहचानेंगे कि अच्छा ये पहाड़ी है, ये कौन है, ये अच्छा ये तो इसको तो हम जानते हैं, लेकिन ये कौन व्यक्ति है, कहाँ का था, हम तो इसके मूल को नहीं जानते थे। तो जानते भी होंगे तो थोड़ा जानते होंगे। तब हमने पहली बार ये प्रयोग किया, हमने मीर रंजन नेगी जी को, उस समय वो फिल्म भी आई थी चक दे इंडिया, और आज भी वो बड़ा नाम है, उनको दुनिया जानती है। तो हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पहली बार किसी पहाड़ी प्रोग्राम में ब्रांड एम्बेसडर की अवधारणा स्थापित की गई कि भाई एक ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए किसी इवेंट का, जिसके नाम पर उस कार्यक्रम को आगे चलाएं। हमने थोड़ा सा जो है संकोच में सर रखा कि हमने कहा सर ऐसा ऐसा है, पहाड़ का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बड़ा नाम है, जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो जुड़ेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उन्होंने जिस ढंग से हमें अपनाया, गले लगाया, वो अद्भुत था। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके बाद हेमंत पांडे जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो धीरे धीरे वो पहचान मुखर होती गई, और धीरे धीरे हमने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको अगर मैं कहूँ उस भाषा में। तो हमने तलाशा उस पूरे शहर में कि हमारे पहाड़ी किस बड़े मुकाम पे बैठे, पर उनको लाया जाए। क्योंकि आम आदमी का तो संघर्ष है, पहचान किससे बनेगी, जिस आदमी की अपनी जो है वो है, अपना रिकॉग्निशन है, अपनी उपलब्धि है। हमने उनको सबको तलाशा बाद में, और फिर कॉर्पोरेट जगत से लेकर फिल्म जगत से लेकर हम उन सारे आम लोगों को इकट्ठा कर पाए एक मंच पर। और मूल अवधारणा ये थी कि समाज के 2 वर्गों को आमने सामने लाया जाए। एक आम आदमी है जिस पहाड़ी को ये लगता है कि हम आज भी होटल के बर्तन घस रहे हैं, उसे ये लगता है हम आज भी वॉचमैन हैं, उसे ये लगता है कि हम आज भी लिफ्टमैन ही हैं, आज भी ड्राइवर हैं। उसको ये नहीं पता है कि उसकी जो अगली पीढ़ी है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तब हमने कहा कि उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका कॉन्फिडेंस बढ़े कि अरे ये हमारा आदमी थी, ताकतवर है, ये हमारा आदमी है। और कोई भी आम आदमी जो है वो किसी भी ताकतवर इंसान के पीछे खड़ा होना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है ये कहीं मदद करेगा, ये स्वाभाविक भी है। और हमने कहा कि जो आम आदमी से निकलकर जिसने खास उपलब्धियां हासिल कर ली और एक अलग रेडियस में पहुंच गया है, वो जो बड़ा पहाड़ी है ना, उसको भी ये महसूस होना बहुत ज़रूरी है कि समाज में
हम ऊपर जरूर आ गए, ये हमारी उपलब्धियां हैं, ठीक है, लेकिन समाज में इतना बड़ा वर्ग है जो संगठित हो जाए तो क्या कर सकता है, उसको सामाजिक ताकत का भान भी होना चाहिए। तो जब वो दोनों आमने सामने हुए तो खास ने देखा कि आम की तो यहाँ इतनी भीड़ ने, आम ने देखा कि खास लोगों की इतनी बड़ी भीड़, हमें तो खबर ही नहीं थी ये हमारे लोग हैं, और खास लोगों ने देखा कि अरे ये तो इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं यहाँ, ठीक है। उसने जो एक पैदा की, जो ऊर्जा पैदा करी समाज के भीतर, जो एक माहौल बनाया ना, उसने कौथिक को उस जगह पे ले जाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी 2008 में कि ये यहाँ तक जा सकता है। एक चीज और, कौथिक के साथ साथ आपने एक यात्रा भी शुरू करी, सामाजिक यात्रा कहूंगा मैं, हस्तक्षेप के नाम से, और हस्तक्षेप के नाम से आपने कई कार्यक्रम अब तक किए और भविष्य में भी करने जा रहे हैं। तो वो भविष्य के कार्यक्रम क्या होंगे और अब तक उस हस्तक्षेप के जरिए आपको क्या मिला? निश्चित रूप से जो है हमने हस्तक्षेप का जो पूरा एक आइडिया था, जो हमने 2016 में हमने एक यात्रा भी करी थी उत्तराखंड में, और उसके पीछे धारणा ये थी कि हस्तक्षेप को हम एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं जहां प्रवासी और निवासी सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर संस्कृति के अलावा भी जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात कर सके, चाहे वो पुलिस के मसले हैं, कोर्ट के मसले हैं, जो दूसरे मसले हैं, जो आम जीवन में कई बार हम ऐसी जगह ट्रैप हो जाते हैं जहाँ लगता है कि यार हमें समाज की ज़रूरत है, ठीक है। तो सांस्कृतिक मंच का एक औरा अपनी जगह है, उसका आभामंडल अपनी जगह है। तो हमने उसको, जो हमने कहा कि एक ऐसा मंच प्लेटफॉर्म पे बनाया जाए कि जहाँ पे प्रवासी निवासी इकट्ठे हों और हम सामूहिक रूप से उत्तराखंड की बात करें। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, असल दर्द क्या है। देखिए हम प्रवासी हैं, हमारी 3-4 पीढ़ियाँ बॉम्बे में गुजर गई और आगे भी पता नहीं वो चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन दिक्कत है कि जब आप किसी भी भूमि पे होते हैं तो ये मानना पड़ेगा आपको कि आप उस भूमि के नहीं होते, ये कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है। अगर आज भी अगर कोई लंदन अमेरिका में भारतीय व्यक्ति है और उसकी कई पीढ़ियाँ हो गई हैं, वो जुबान से भी विदेशी हो गया है, शक्ल से भी विदेशी हो गया है, भारतीय नहीं रहा, लेकिन हम आज भी लिखते हैं कि भारतीय मूल का, वहाँ के लोग भी कहते हैं भारतीय मूल का। उसके साथ जो है वहाँ का ओरिजिन नहीं जुड़ा है, बावजूद नहीं बना है, बावजूद इसके कि उसने वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली है, ठीक है। यही हमारे बॉम्बे का इशू है, महाराष्ट्र का मसला है, दिल्ली का, कहीं का भी। तो हमारी अपनी पहचान, ऐसा लगता है कि नहीं हमारी असली भूमि तो उत्तराखंड ही है, चाहे मैं कितनी भी तरक्की कर लूँ, मेरी कितनी भी पुश्तें यहाँ हो जाएं। 2 अक्टूबर को कोई पदयात्रा आप करने वाले हैं? मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि वो हस्तक्षेप जो है एक ऐसी कोशिश है कि जो प्रवासियों को इस ज़मीन से जोड़े और जो निवासी हैं वो उनसे जुड़े और मिलकर हम उत्तराखंड की बात करें। अभी मैं बॉम्बे में कर रहा हूँ, आप देहरादून में कर रहे हैं, आप और हम जैसे हम प्लेटफॉर्म पे कौथिक के प्लेटफॉर्म पे मिले और हम यहाँ तक आ गए ना, ऐसे उस मंच पर हम दूसरे मुद्दों पर बात करें। अब 2 मार्च का जो है, हम 2 अक्टूबर को हम रामपुर तिराहा जा रहे हैं कार और साइकिल रैली के रूप में। उसका मूल बिंदु यह है कि मैं ये मानता हूँ, बॉम्बे से जो मैं देखता हूँ, जो समझता हूँ, इस पूरे 30 साल के दरमियान जो मैंने महसूस किया है कि रामपुर तिराहा जो कांड है वो हमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है, इक्वली वाइब्रेट करता है, निवासियों को भी और प्रवासियों को भी। कुछ दूसरे मुद्दे होंगे वो आपके अलग हो सकते हैं, आप उस पर अलग राय रखें, बॉम्बे में मैं अलग राय रखूं, लेकिन ये जो मुद्दा है रामपुर तिराहा वाला, ये बराबरी का मुद्दा है, बराबरी की संवेदनशीलता है दोनों जगह पे, ठीक है। तो हमने कहा कि इस बिंदु पर हम जाएं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। दोस्तों, अभी आपने केसर सिंह बिष्ट जो कौथिक के हीरो हैं उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर हमारी बातचीत सुनी। आपको कैसी लगी? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी जरूर दें कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं।